मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला करीब 10 साल से उलझा हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए मोहन सरकार ने जून 2025 में पहल की और नई प्रमोशन पॉलिसी लागू कर दी। मगर नियमों पर आपत्ति लेकर सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संघ यानी सपाक्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर करीब 8 महीने बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। ताज़ा सुनवाई 18 दिसंबर को हुई, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका और केस फिर से आगे बढ़ गया। मामले की गंभीरता के मद्देनजर हमने सपाक्स के संरक्षक डॉक्टर केदार सिंह तोमर से खास बातचीत की। उन्होंने याचिका लगाने की वजह और अधिकारी कर्मचारियों के हितों पर सरकार के रुख समेत कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पदोन्नति में आरक्षण के जो नियम जो 2002 में बनाए गए, यह नियम एकदम एक तरफा थे। ऐसे नियम थे कि सामान्य वर्ग के कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी, ये कितने भी वरिष्ठ हों, कितने भी योग्य हों, कितने भी इनकी सीआर अच्छी हो, लेकिन इनकी पदोन्नति नहीं हो सकती थी। और ऐसी स्थितियां धीरे धीरे बन गई कि केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी ही पदोन्नतियां पाए और बाकी लोगों की पदोन्नतियां बिल्कुल बाधित हो गई। बाकी लोगों की जो नस्ल जो थी कर्मचारी अधिकारियों में, वो ऊपर जाके सब जगह खत्म हो गई है। जब इस प्रकार की स्थितियां बनी तो फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए, जहाँ पे कि हमने केस लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संबंध में पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम नागराज के केस में फैसला दिया जा चुका था। और ये फैसला 2006 का फैसला था, जो कि सरकार ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हम लोगों ने काफ़ी निवेदन भी किया, उसके बाद भी जब सरकार ने तवज्जो नहीं दी तो हम लोग फिर दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने फैसला हम लोगों के पक्ष में दिया कि ये 2002 के जो नियम थे ये असंवैधानिक नियम थे या एक तरफा नियम थे या ऐसे नियम थे कि केवल पदोन्नति होना है तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की होगी और दूसरे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी पदोन्नतियां बिल्कुल बाधित हो जाएंगी और वो मुश्किल से एक आध पदोन्नति पा जाए तो पा जाए, नहीं तो उनके उस वर्ग के कभी कोई पदोन्नति हो ही नहीं सकेगी। इस प्रकार की स्थितियां थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इन नियमों को जो है असंवैधानिक पाया गया, उनके द्वारा इन नियमों को खारिज कर दिया गया और इन नियमों के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको पदोन्नत करने के लिए आदेश कर दिया। होना ये चाहिए था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जबकि यहाँ तो सरकार ही सीधे सीधे एकदम आके खड़ी हो गई और माननीय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पदोन्नति मार्च में खत्म नहीं कर सकता, जो है ऐसे कह के सरकार खुद चली गई और सरकार जाती। लेकिन सरकार ने जाके जो वकील हैं वो प्राइवेट वकीलों की फौज खड़ी कर दी सरकार ने। आज दिनांक तक लगभग 20 करोड़ रुपया सरकार फूंक चुकी है उस पर, ये जानते हुए भी कि ये नियम एक तरफा थे और ये नियमों से ये बाकी वर्गों को काफी नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद भी सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिले, उनसे निवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना और वहाँ पे जाके सरकार ने स्टेटस को ले लिया और जब से आज स्टेटस को चला आ रहा है। लेकिन वो स्टेटस को था तो केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उन कर्मचारी अधिकारियों के लिए था जो गलत पदोन्नति पाए थे, उनको रोका था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और बाकी लोगों को तो रोका ही नहीं था। लेकिन सरकार ने लेके 10 साल तक सभी की पदोन्नतियां रोक दी। जब सभी की पदोन्नतियां रोक दी तो आज निश्चित ही ऐसी स्थिति बन गई है कि जो जिस पद पे आए थे भर्ती हुए तो वहीं पर खड़े हैं और नीचे जो वैकेंसी होना चाहिए तो वैकेंसी हो ही नहीं पा रही है और ना भर्ती हो पा रही और पूरी शासकीय व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। जबकि जो एम नागराज का फैसला जो 2006 का था, एक्चुअली वो 2006 में ही आपको लागू कर देना चाहिए था। वो फैसला आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आने के बावजूद भी उच्च न्यायालय ने जो फैसला उसी के आधार पर दिया था, लेकिन तब भी आपने नहीं माना और सर्वोच्च न्यायालय चले गए। और आज जिसके वजह से ये विकराल स्थिति आज हो गई है कि न तो भर्तियां हो पा रही हैं और न पदोन्नति हो पा रही हैं। जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बार बार ये कहा गया कि भैया पदोन्नति बाधित की है केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की, बाकी लोगों की पदोन्नतियां हमने बाधित नहीं की हैं। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा ये नहीं माना गया और इन्हें पदोन्नतियां नहीं शुरू की। हमने कई बार जैसे उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे उनसे भी बात की और हमने उसका सॉल्यूशन भी सुझाया कि भाई 2-3 तरीके हो सकते हैं कि जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है और बाकायदा
सबके बीच जो सामाजिक समरसता है वो भी आ सकती है और बहुत ही सुचारू ढंग से सभी काम चल सकते हैं। सीधी सी बात है, या तो आप टाइम बाउंड पदोन्नति कर दीजिए। भाई जब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए जो तरीका अपनाया गया है, जो तरीका आपने डिप्टी कलेक्टर के लिए अपनाया है, जो आपने डीएसपी के लिए अपनाया है, जो आपने लेखा के अधिकारी हैं उनके लिए अपनाया है, तो भाई बाकी के लिए आप क्यों नहीं अपना सकते थे? यदि आप टाइम बाउंड पदोन्नति कर देते तो एक निश्चित टाइम पे, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का कर्मचारी अधिकारी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, अल्पसंख्यक, सबको एक निश्चित टाइम पे पदोन्नतियां मिलती और बहुत अच्छा माहौल प्रदेश का रह सकता था, काम का अच्छा हो सकता था और विकास बहुत अच्छे से हो सकता था। लेकिन नहीं, सरकार के सोचने के तरीके में हमें समझ ही नहीं आए। जबकि जब हम तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से हमने जब बात की इस संबंध में, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम टाइम बाउंड पदोन्नति हम कर देते हैं। और ये बात माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी तत्कालीन गृह मंत्री जी थे, उनके समक्ष हुई थी ये बात, और वो इस बात पे तैयार हो गए थे। और नीरज वशिष्ठ जी थे उस समय उनके स्टाफ में, उनकी ड्यूटी भी उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी लगाई थी कि आप टाइम बाउंड प्रमोशन कर दिए जाए। लेकिन कहाँ से क्या बात आ गई कि उन्होंने जो वायदा हमसे किया उसके बाद उन्होंने वो टाइम बाउंड पदोन्नति भी लागू नहीं की और फिर बाद में हम लोगों से मिलने से भी कतराने लगे और हमसे मिले भी नहीं। यदि वो कर दिया गया होता तो होता। दूसरा रास्ता हमने ये बताया कि बहुत सीधी सी बात है, आप इस समस्या का ये भी हल हो सकता है कि भैया जो जिस वर्ग में भर्ती होता है, जो अनारक्षित में भर्ती हुआ भैया अनारक्षित में पदोन्नति पा जाए, जो आरक्षित में भर्ती हुआ वो आरक्षित में पदोन्नति पा जाए। इस तरह से भी कर सकते थे, तो ये भी नहीं किया। तीसरा रास्ता हमने एक और सुझाया था उनको कि भैया आप ये भी कर सकते हो कि किसी जूनियर को सीनियर न बनाया जाए, बाद बाकी आपको आरक्षण के जैसे नियम रखना है आप रख लो। भाई जब एक 10 साल सीनियर आदमी एक अपने 10 साल 15 साल जूनियर के मातहत जब काम करता है, उस अयोग्य आदमी के जिसकी सीआरएं भी खराब हैं, जिसको कुछ आता भी नहीं है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसके अंदर उसके अधीन जब कोई आदमी काम करता है तो उसकी क्या स्थिति बीतती होगी कि इतना योग्य होने के बावजूद भी हमारी सरकार के लालच के कारण, इनके इस प्रकार के फैसले के कारण उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कई तो बहुत ही अजीब टाइप के एग्जाम्पल हैं कि एक हेडमास्टर साहब अपने एक स्टूडेंट को पढ़ाते थे और वो बेचारे जो मास्टर साहब है वहीं के वहीं बने रह गए और उनका जो स्टूडेंट था वो नौकरी में आया, पदोन्नति पाया और उनका साहब बना और वो बेचारे उसी पद पर रिटायर हो गए। तो मतलब ऐसे ढेरों उदाहरण हैं कि जिसके कारण कि लोगों में बहुत ज़्यादा अन्याय फील हो रहा है हम लोगों को। तो जो है कि भाई हमें मतलब समानता के अधिकार से वंचित किया गया है कि समानता का जो अधिकार होना चाहिए, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उस राइट की हमारा जो है यहाँ पर पूर्ति नहीं हो रही है और उसका हनन किया जा रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार चाहती तो इसे नहीं करती। बताओ 20 करोड़ से ऊपर आज सरकार खर्च कर चुकी है, क्या आपके पास योग्य वकील नहीं है? सरकार के पास इतने सारे वकील होने के बावजूद ही आप ढेरों कहीं एक से एक बड़े बड़े जितने वकील हैं, टॉप के वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन वकीलों को खड़ा करते हैं। अभी भी देखो जब हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो 35 लाख रुपए लगभग जो बैद्यनाथन साहब आते हैं उनको सरकार दे रही है। अब सोचो अभी तक कितने पैसा सरकार खर्च कर चुकी है, ये पैसा कहाँ से आता है? भाई आप अपने ही कर्मचारियों में, आप अपनी ही जनता में आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आप जो है कि उनके लिए आप प्राइवेट वकील कर करके खड़ा कर करके आप लड़ रहे हैं जो है, और हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, क्या स्थिति हम लोगों की बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो अन्याय जो सरकार जो कर रही थी, यदि ये समानता की बात सोचती, यदि इसको सुलझाने की बात सोचती, लेकिन सरकार के मन में कभी सुलझाने की, सोचने की, उसे निपटाने की कभी मंशा रही नहीं है। सरकार चाहती तो ये मुद्दा कभी का हल हो गया होता। ये आज तक ऐसी स्थिति बनती ही नहीं। इसमें तो 100% कर्मचारी अधिकारी प्रभावित है। हर कर्मचारी को अपने जीवन में जब सर्विस काल में उसे ये अधिकार होता है कि यह तो उसने अच्छा काम किया है तो उसे पदोन्नति मिले, लेकिन सरकार ने रोक रखी है। जो पदोन्नति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो ये और सैलरी का तो अंतर है ही कि ये पदोन्नति पाता है आदमी तो उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलती है, उसकी तनख्वाह बढ़ती है, उसका एक सम्मान बढ़ता है, एक समाज में उसकी स्थिति बनती है। वो भी यानी आर्थिक भी नुकसान, आत्मसम्मान का नुकसान, हर तरह का नुकसान कर्मचारी अधिकारी तो झेल रहे हैं जो है। और ये सरकार को आज तक समझ में आया नहीं और ना ही सरकार ने कभी इस चीज को सीरियसली लिया। सरकार चाहती तो कोर्ट से भी, भाई इतने बड़े बड़े वकील केवल आप केस को लटकाने के लिए आप खड़े कर रहे हैं ना, उसको निपटाने के लिए आपने खड़े नहीं किए। आप चाहते तो अर्ली हियरिंग करा के, मेंशन करा के कभी भी इसका फैसला बहुत जल्दी से जल्दी करा सकते थे,
लेकिन नहीं करा, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है। और उसके पीछे मेरे को जो लगता है वो ये है कि सरकार चाहती है कि सब आपस में लड़ते रहें और हमें भर्ती भी नहीं करनी पड़े। सरकार जो और दूसरी योजनाओं में जो बेहताशा जो पैसा खर्च कर रही है वो उसको करना है, तो उसको बचाने के लिए केवल यही एक सरकार को एक तरीका दिखा है कि कैसे भी करके पदोन्नति रुकी रहे, भर्ती रुकी रहे, तो हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आउटसोर्स वाले कर्मचारियों से हम काम चलाते रहेंगे और उनका शोषण करते रहेंगे, उन्हें बहुत कम पैसा देंगे। ये सरकार की नीति, सरकार केवल पैसा बचाने के लिए कर रही, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके वजह से कर रही है। और दूसरा ये कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में ये पैदा करना चाहती है कि देखो हम आपके लिए कितना कर रहे हैं, जबकि भाई सरकार के लिए तो सब लोग बराबर हैं, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा, सबका साथ है कहाँ, सबका काहे का विकास, केवल कुछ ही लोगों का विकास, और वो भी उन लोगों का विकास आप करवा रहे हो जो वास्तव में कमजोर हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं। SC ST वर्ग के भी देख लो या किसी के भी जो बहुत नीचे, उन तक तो फायदा पहुंच ही नहीं रहा। फायदा किसको मिल रहा है? संतोष वर्मा जी को मिल रहा है। फायदा किसको मिल रहा है? कंसोटिया जी को मिल रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं जो है, तो ये पूरा फायदा, पूरा जो क्रीमी लेयर के ऊपर के जो लोग हैं, ये पूरे फायदे को हड़प ले जा रहे हैं। और जो स्थिति है जो वास्तव में जिस तक पहुंचना चाहिए था, हम लोग जिनके लिए छोड़ रहे हैं जो चीज जो है योग्यता और सब चीज की जो कर रहे हैं, तो उसका फायदा केवल कुछ गिनती के लोग ही पा रहे हैं और उन तक फायदा पहुंचने नहीं दे रहा है। जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं ये करेंगे तब तक निश्चित ही उस वर्ग तक के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा जो बेचारे इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। कंसोटिया जी के बच्चों के साथ कैसे, कौन अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो लोअर तबके का आदमी कर पाएगा? संतोष वर्मा जी के बच्चों के साथ कौन कर पाएगा? इकबाल सिंह बैस साहब के बच्चों के साथ कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो तक कह चुके हैं कई बार, कोर्ट ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि भैया क्रीमी लेयर आप लागू करो। जो क्रीमी लेयर जब तक आप लागू नहीं करेंगे स्ट्रिक्ट तौर पर, जिस प्रकार की क्रीमी लेयर आज आपने ये बाकी लोगों के लिए बनाई हुई है, वैसी ही क्रीमी लेयर सब में लागू होना चाहिए, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो चाहे SC ST। एक जैसी क्रीमी लेयर, समानता वाली क्रीमी लेयर। इतनी इनकम है तो भैया आपको ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी, ये आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये आपको करना पड़ेगा। उसमें क्रीमी लेयर में भेदभाव कर दिया है, 2 तरह की क्रीमी लेयर कर दी है। उनके अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर अलग है और बाद बाकी की जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोगों के लिए है, EWS के लिए, उनकी क्रीमी लेयर साहब अलग है। ये हर बात पे आप वैसे भेदभाव क्यों करते हैं? समानता की बात क्यों नहीं करते हैं? समानता के अधिकारों का इतना हनन दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा जितना यहाँ हो रहा है। यानी सपाक्स की माने तो सारा पेंच क्रीमी लेयर लागू करने से जुड़ा है। सरकार जब तक प्रमोशन में, आरक्षण में क्रीमी लेयर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगी तब तक मामले का हल नहीं निकलेगा और प्रमोशन अटके रहेंगे। बहरहाल हाईकोर्ट अब 6 जनवरी 2026 को केस की फिर से सुनवाई करेगा, जिस पर तमाम अधिकारी कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि कोर्ट अब क्या रुख अपनाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।